अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। इंतखाबात मुल्क भर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 8 फरवरी को होंगे। बिल आखिर ये खबर आ गई। ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की थी। सदर मुमलिकत का भी एक उसमें आइनी किरदार था, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बाकायदा जब उनकी तरफ से ये टेकअप किया गया मैटर, तो अब ये अपने एक हतमी अंजाम को पहुंचा खुदा खुदा करके। इसमें ये है कि आइन का वो जो एक बुनियादी एक जो लिमिटेशन थी उसकी 90 दिन के अंदर कराने की, वो तो उससे तो इनहराफ हो गया, लेकिन उसमें फिर बहुत सी चीज़ें अब हमारे सामने आई हैं। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ फाजल जज साहिबान की, चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। वहाँ पे सदर मुमलिकत के कुछ इक़दामात पे या उनके ओवरऑल कंडक्ट पे एक बहुत बड़े किसी चैनल और रिपोर्टर के मुताबिक, जो वहाँ कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि उसको गदारी के ज़ुमरे में भी गिना गया, यानी शामिल किया गया, समझा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि वो सदर मुमलिकत चूँकि एक बड़े आइनी ओहदे पे फाइज थे, उनसे ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो किरदार अच्छा अदा करते। और मीडिया को भी ये कहा गया कि आप कम से कम ये डिबेट ख़त्म कर दें, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि यकीनन ये चीज़ें तो कुछ अच्छी सामने आई हैं। बिलहर ये चीज़ यकीनन अच्छी है कि इलेक्शन होंगे। अब लोगों को मेरा ख्याल है कि ऐसा बयानिया या ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए जिसमें एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो कि जी अब मुल्क की सतह पे हम कोई एक ऐसे लोग मुंतखब कर सकें जो आगे काम करें। अगर उन्हें हमारा एतमाद नहीं हासिल होगा तो वो काम किस तरह करेंगे? किसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या बुरा है, इससे कतई नज़र हम इसको अच्छे अंदाज में आगे लेके चलें इन मामलात को। और ये जो हर वक्त हम किसी हद में हेल्थी डिबेट में उलझे रहते हैं कि आप कोई अगर लीडर मुंतखब हो जाता है या कोई पार्टी ज़्यादा अक्सरियत में आ जाती है, तो पूरे 5 साल हम एक ही बात करते रहते हैं, ये मकबूल है, ये गैर मकबूल है, ये महबूब है, ये गैर महबूब है, या इस तरह का मातूब है, इस तरह करके। मेरा डिबेट की वजह हम काम भी करें साथ साथ। अब चूँकि इस ट्रैक पे हम लग गए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं जनाब साबिक वज़ीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा साहब। शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ लियाकत अली एडवोकेट। जनाब हम आपका भी शुक्रिया करें। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, ये आज अब हम लोग तो चूँकि वी आर ले मैन इन दिस, कि आप तो यू आर एन अथॉरिटी ऑन लॉ। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट हमारे रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे थे कि एक ऑब्जर्वेशन ऐसी भी आई गालिबन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि ये तो गद्दारी के जो उनका कंडक्ट रहा प्रेसिडेंट का इस सारे मामले में, वो तो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। आई डोंट नो कि ये ज़ाहिर है को गद्दारी का बनता है नहीं बनता, लेकिन इस तरह की बातें जो आई हैं सामने, इससे भी लोगों की बड़ा एक आई ओपनर के तौर पे सामने आई हैं। जनाब योर टेक सर। मैं समझता हूँ कि ये जो रवश पैदा हुई है जी, अदालती कमेंट्स की, ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है हमारे मुल्क में। ठीक है। कि बाकायदा कोर्ट स्टार्ट होने के पहले लोग रिपोर्टर्स जो हैं वो अंदर बैठ जाते हैं, फिर अदालत देखती है कि कौन कौन सा रिपोर्टर आने वाला है अभी, इसलिए हम रुक जाते हैं और फिर हमने खबर देनी होती है कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो खबर बने या जज साहब की खबर बने। जी जी। तो ये एक अजीब सा बन गया माहौल। पहले तो ये था कभी अदालती पिक्चर सामने आती नहीं थी, मना था। जी जी। अब कैमरा अंदर चला जाता है और मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट फेयर। जो कमेंट आता है वो अक्सर लिखा नहीं होता, आप फैसला पूरा पढ़ेंगे ऊपर से नीचे तक, वो कमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम उस कमेंट को सुन के उसको पल्ले बांध देते हैं और उससे तमाम हालात डाइल्यूट हो जाते हैं। दिस शुड बी अवॉइडेड। जो असल नुक्ता होता है आईनी या कानूनी, वो दब जाता है और कमेंट्स में सारी दुनिया मगन हो जाती है। अच्छा सर, इसमें ऐसे भी था कि हमको 5 जर्नलिस्ट आज से, जब शेख अजमत सईद साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, हम उन्हें मिले चैम्बर में। हमारा कोई इशू था हमारी जर्नलिस्ट की कॉलोनी का, तो हमने उन्हें कहा कि
या लॉर्डशिप हमारा ये मसला हल कराएं, ये अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग हो रहा है, लिंगर कर रहा है। वो खैर बातें करने लग पड़े, थोड़े से इनफॉर्मल अंदाज उनका बड़ा था, वेरी चीयरफुल पर्सन। तो वो कहने लगे कि भाई आप ये बताएं हमें, ये जर्नलिस्ट अब आ गए हैं सामने, चाय पिए बिस्कुट खाएं, कि ये आप कहते हैं जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा। तो मैं कहा सर हम फिर क्या इसमें करें, क्या लिखें? कहते हैं आपको पता है रिमार्क्स क्या होते हैं? रिमार्क्स तो वो होते हैं जो लड़के लड़कियों पे कसते हैं फिक्रे। अब हम तो वी वर जस्ट स्पीचलेस ऑन दैट। तो अब ये रिमार्क्स इधर से भी इतने आ जाते हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये फिर ये एक ही जुमरे में फिर हम काउंट करें सारी चीजें। मैं समझता हूँ कि एक चीज मूवमेंट मांग रही है, और अब मैं देख रहा हूँ कि अगर आप नए वक्त का पिछले 5 दिन देख लो जी जी, और वहां पे पहले पेज पे पिक्चर सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की होती जी, और ये एक पिक्चर का आना जो होता है जी। ये एक इनफैक्ट क्रिटिकल फैक्टर, हाँ और उस पिक्चर से हम अंदाजा लगाते हैं कि बैक पेज पे है, फ्रंट पेज पे है। आज तो अखबार का जो आगाज है वो चीफ साहब के पिक्चर्स पे होता है, एंड दिस स्पॉइल्स द सिचुएशन। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। ये अदालत को एक सियासी सा रंग दे देती है, वी शुड नोट ऑफ इट। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब मैं मियाँ लियाकत साहब की तरफ आऊँगा। मियाँ साहब ये वाकयातन फैसला हुआ, ये भी हम बात करते चलें साथ साथ, ये वाकई अदालतें तो सियासत से या डिस्प्ले से तो बालातर होती हैं दुनिया भर में। हमारी भी माजी का अदालतों का एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा, वो कि उसमें चेकर्ड बैड पैचेस भी हैं, वो अलहदा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाकई अदालतों का इतना ऑस्टेंटेशन, इतना डिस्प्ले, इतनी एग्जीबिशन, ये कुछ इसमें कसूरवार मीडिया भी है, नो डाउट। क्या ताली तो 2 हाथ से नहीं बजती, कहीं उधर भी कोई ख्वाहिश ना पाई जा रही हो कि हमें डिस्प्ले दें? देखें, ये सबसे पहले एक तो चलो एक जो हमारा जो ओपन मतलब हमने ओपन हाउस कर ली ये इस केस में प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, तो उसमें अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मीडिया को इतना इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे कोर्ट मैटर में। ठीक है वो बैठते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं होना चाहिए कि वो लोग जो कोड ऑफ कंडक्ट है रिपोर्टर्स को दिया जाता है, हमें वर्कशॉप कराते हैं, वर्कशॉप मतलब हाई कोर्ट भी कराते हैं और सारे मतलब आप बाकायदा इसमें आप लोगों की चैनल्स की डिफरेंट जो आपके चीदा लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे रांझा साहब ने फरमाया कि ये चीज़ें लोगों की इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो कोर्ट इश्यूज हैं, जो कोर्ट में जो मेन चीज़ है, देखें ना, उसको हट के आप रिमार्क्स के ऊपर बहस हो रहे हैं, और रिमार्क्स कहीं भी आपके ऑर्डर का हिस्सा जैसे अब रांझा साहब भी फरमा रहे हैं, वो तो हिस्सा होते ही नहीं है, वो तो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते। आप जब डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन में या आप को दलाइल दे रहे हैं, दलाइल के दौरान आप से इस तरह की बात निकल जाती है, उसको हम पकड़ लेते हैं, उस बात के पीछे चले जाते हैं। जैसे अब वो सदर साहब वाला के गुरदारी वाला जी, ये तो मीडिया ने वो बात ऐसी पकड़ ली है, ऐसी पकड़ ली। मीडिया वही चीज फ्लैश कर रहा है। ऐसा इशू नहीं है कि मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है, थोड़ी कि उन्होंने कोई ठप्पा लगा दिया कि आप गद्दार हैं, कि वो गद्दारी का मतलब उन पे मतलब बन जाता है इशू। ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर खालिद रांझा साहब, ये अब इलेक्शन का तो इनकाद तो अब मेरा ख्याल है अब तो इसमें कह भी दिया गया अदालत उज़्मा की तरफ से कि चूँकि तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं, और एक साइन डॉक्यूमेंट अटॉर्नी जनरल ने उनके रूबरू पेश भी किया जिसमें सदर मतलब ऐवान सदर की तरफ से तौसीक की गई इस फैसले की कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क भर में। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा खुशाइंद कदम है। चलें, उसमें गलैदा बात है कौन पॉपुलर है कौन कम पॉपुलर है। अगर अवाम का मैंडेट हासिल होगा किसी को, वो काम करने के काबिल तो होगा। लेकिन ये अब डिबेट मेरे ख्याल हमें ख़त्म कर देनी चाहिए कि इलेक्शन होगा नहीं होगा। अब तो अदालत ने भी कह दिया कि ये अब मीडिया पे ये बहस ना करें आप प्लीज़ जनाब। सर इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका फरमान है इसको थोड़ा रिपीट भी कर दे। मीडिया जो है, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक्यूजिंग बात कर रहा हूँ कि मीडिया जो है एक बात अच्छी करता है, फिर उसको कहते हैं अब तो और बात करेंगे, ये तो हमने कल कहा था। ये जो मसला है, इस मसले को आपको दोहराना चाहिए और मीडिया को
जो मीडिया ऑपरेटर्स हैं उन्हें उन्हें एडवाइस किया जाए कि आप जो चीज काबिल अमल है या जो होनी चाहिए उसको दोहराने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये जो है ना क्रिटिसाइज करना, वो हम भी देखते हैं कि मीडिया का जो रिक्वायरमेंट है कि कोई सेंसेशन है कि नहीं, हाँ अखबार कैसे बिकेगा, अखबार कैसे बिकेगा। और ये जो आप कहते हैं कि मीडिया वाले पोर्ट पे आए हुए, इससे पहले मीडिया की बहुत तज़हीक हुई है। जब आपने लफ्ज लिफाफा निकाला, उससे मैं समझता हूँ उस लफ्ज के तब अदायगी में एक तज़हीक पाई जाती तज़हीक थी पाई जाती है। और अभी तक जानी छूटी आप। हाँ जी, तो इसमें इसको हाँ जी रांझा साहब देखें, जजेस हुए या जो भी बड़े बड़े अहदेदार होते हैं इदारों के, हुकूमती महकमों के, रियासती सिस्टम्स के, उनको लोग फॉलो करते हैं, लाइक जिस तरह एक मोल्लम को फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं। तो अगर वो ट्रेंड सेटर एहतियात नहीं बरतेंगे बात करने में, रिमार्क्स देने में, कमेंट देने में, ऑब्जर्वेशन देने में, तो वो तो फिर मुआशरे के अंदर सरायत कर जाएंगी ये चीजें। सर मैं यही गुजारिश कर रहा था कि इस जीवन में मीडिया शुड प्ले अ बेटर एंड बिगर रोल, क्योंकि हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी फोटो टीवी पे आए, और जब फोटो टीवी पे आती है तो साथ कमेंट भी आ जाता है, अदलिया को ये चीज वायरल कर देता। जी जी, बाकी हर आदमी जो है वो बेशक 6 दफा फोन अपनी फोटो खिंचाए, लेकिन अदलिया को इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये अब एक ट्रेंड जो हमारे यहाँ वैसे पाया जा रहा है कि जी अब अदालत का एक मैटर लेके एक एक ऑब्जर्वेशन पे, एक एक कमेंट पे, इस तरह मिनट बाय मिनट टिकर्स चल रहे होते हैं, उसको गद्दार कह दिया, उसको ये कह दिया। तो ये चीज़ें तो फिर मेरा मीडिया की अपनी भी एक माजी में मैंने जैसे अर्ज किया कि वर्कशॉप्स होती रही हैं जर्नलिस्ट की, हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट के लेवल्स पे होती थी। मेरा ख्याल अब उसकी भी ज़रूरत है ताकि उसमें एक बहम एक बन जाए, एक अंडरस्टैंडिंग सी कि जी कौन सी बात किस तरीके से कन्वे करनी है, क्योंकि अदालत का भी एक डेकोर भी रहे मेंटेन, और अदालत का जो असल में कानून और आइन के मुताबिक चलने का जो सिलसिला है वो बरकरार भी रहे। सर मैं आपको बड़े अदब से कहूंगा कि जहां आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर इंस्टेंस प्रिंट मीडिया में आपने ये चीज साबित की है या कहा है कि जहां कोई जुर्म हो हम खातून का नाम नहीं देते। हाँ जी, हाँ। और आप बेशक पिछले 6 बार के अखबारें देख लें, हाँ जी, आप उसमें खातून का नाम नजर नहीं आएगा। हाँ जी, मीनिंग देयर बाय जो मीडिया है, जो भी कंट्रोलर है इसके या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो इस बात से अवॉइड करते हैं। लाइकवाइज आपको 1-2 दफा रिक्वेस्ट की गई होगी कि जज साहब का नाम ना आए। अब जज साहब का नाम तो नहीं, फोटो आ जाती है। हाँ, थोड़ी देर तक आप कहते रहिए, तो हम ये कहते हैं जी ये मेरा नाम ना बीच में, मैंने कंटेंट फेस नहीं करनी। तो उसको ऐसी बात साथ करते हैं कि वो उसमें दहशत पैदा करते करते वो उसमें हम छोटा पर पैदा कर देते हैं। तो आइन, जब आइन कहता है कि पार्लियामान जो सबसे बदरफ और इंस्टीट्यूशन, हाँ, कि वहां पे आप अदलिया की बात नहीं करेंगे, और अदलिया को आप कहते हैं कि आप पार्लियामान की बात ही करेंगे, इट मींस देयर इज अ बिग डिवाइड बिटवीन पॉलिटिक्स एंड लॉ। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो मियां लियाकत साहब ये बात बड़ी अच्छी उन्होंने की कि ये पार्लियामेंट में उसकी बात नहीं होगी या उस तरह बात। अब ये है कि हमारा एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक असूल है, बड़ा आफाकी असूल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, लेकिन एक हार्मनी भी देखने में आती है आपको। अगर आप बड़े बड़े कामयाब जो जमहूरियत हैं उनका मॉडल सामने रखें, तो वहाँ ये नहीं होता कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि बस मैं अब बाला तर हूँ और बाला दस्त हूँ और सब मेरे जेर दस्त हैं और मैं जिसको मर्जी डिक्टेट कर जाऊँ। ये तो वहाँ नहीं है, वहाँ हार्मनी है। ये सब इंस्टीट्यूशन समझने हैं कि हम समझते हैं कि जी हम सब अवाम के आगे आंसरेबल हैं। नहीं मियाँ साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। हमारी जो तीनों मतलब
हर अदारे को, तीनों जी। जो हमारे पिलर हैं, इनको अपनी अपनी डोमेन में तो काम करना है, ये तो वो आईने तो ठीक है। लेकिन आपने जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वो देखा होगा आपने, तीनों को भी एक सर्कल बना के एक सर्कल उनको भी कवर करता है हाँ। कि तीनों ने एक दूसरे की हार्मनी, एक दूसरे को हम सपोर्ट आंगी से करना चलना है। हाँ, मांगी से करना है, ये नहीं कि ताकि- नफरतें और एक दूसरे को हाँ, कि दबाने मैं से कहूं कि मैं सुपीरियर हूं, या खींचातानी से। लेजिस्लेशन कहे कि मैं सुपीरियर हूं, या पार्लियामान कहे कि मैं सुपीरियर हूं, या जुडिशरी कहे कि हम सुपीरियर हैं। तीनों को अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर आईनी जिम्मेदारी निभानी है और एक दूसरे अदारे को सपोर्ट करना है ताकि कौम और मुल्क जी। तरक्की करे, क्योंकि जी। ये वो अदारे हैं जिन्होंने हमें राह दिखानी है। हाँ। मीडिया ने तो हमें देखें इंफॉर्मेशन देनी है और ट्रेन भी करना है अवाम को। मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ तक बनती है कि मीडिया लोगों को, नई नस्ल को, आजकल स्कूल से ज़्यादा लोग मीडिया मतलब लोगों को ट्रेन कर रहा होता है कि ये सारे ट्रेंड जितने हैं वो सारे ट्रेंड मीडिया से चल रहे होते हैं। वो अब तो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया पे हम शिफ्ट हो गए, डिजिटल मीडिया आ गया, वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन इन तीनों को ऐसी राह आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करना चाहिए ताकि हमारी कौम को उसके फ़ायदे हासिल हो, ना कि हम लोग सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कि ये पार्लियामान का काम है, इसने करना है, और ये जुडिशरी का काम है और इसने करना है, इसको दबाना है, हम सुपीरियर हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो प्रीवियसली आपने मतलब रांझा साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ की कि ये देखें इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और बड़ी खुशाइंद बात है कि तीनों सोर्सेज, मतलब इसमें सदर ममलकत भी शामिल हो गए हैं, इसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल हो गई है और इलेक्शन कमीशन में जिनका प्राइमरी रोल है वो भी शामिल है, और चौथे अवाम भी चाह रहे हैं। जी जी, सारे लोगों की मतलब हमारी अवाम, नो डाउट जो बात आपने अपने इंट्रो में कह दी है कि वो वायोलेशन तो होगी 90 दिन की, चलो वो तो देखें वो गुजर गया, जो अब आप उसको वापस ला नहीं सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो आपने कहा ना, तीनों सर्कल, इनको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग करनी चाहिए जहां एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, ना कि खींचातानी में नहीं करनी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर खालिद रांझा साहब, जब हम पार्लियामेंट का लफ्ज बोलते हैं, और आप तो माशाल्लाह इसके यू आर टॉर्च बेरर ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं आप हमेशा, तो पार्लियामेंट के बारे में आम आदमी का भी यही एक परसेप्शन है कि वो व्हेन वी से पार्लियामेंट तो उसका मतलब है कि पीपल, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और द पीपल ऑफ ए कंट्री। तो माजी में भी चले जाएं तो इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस, इन द वो सेनेट बैठती थी और पीपल के साथ तरह भी होता था, लेकिन फिर भी नाम पीपल की सुप्रीमेसी। जनाब सर, जहां तक बात है ना पब्लिसिटी की जी, तो उसमें सबसे कमजोर फैक्टर अदलिया होती है, क्योंकि अदलिया जो है वो बयानबाजी से अपने आप को साबित नहीं कर सकते या अपनी बात नहीं बना सकते। अदलिया जो है वो सबसे कमजोर होती है और जो मीडिया है वो सबसे ताकतवर होता है। जब हम मिसाल देते हैं बाहर वाले मुल्कों की, हम ये भूल जाते हैं कि जितना लॉ विद रिगार्ड टू पर्सनल डैमेजेस जितना वहां मजबूत है, आप सोच नहीं सकते। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड डैमेजेस। कोई आदमी जो है कोई ऐसी बात नहीं करता इस खौफ से कि मुझे कल अदालत एज लिटिगेंट बुला गई। हाँ, तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती हम सबको कि हम पे तनकीद हो, लेकिन आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। और जो मीडिया की ताकत है फॉर डैमेजेस, उसको मैं समझता हूं रेगुलेट करके, और वो एक चेक बन जाएगा अगेंस्ट दिस रिड्रेसल्स। ठीक है। डॉक्टर खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां लियाकत साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और बड़े अच्छे अंदाज में बात की। अभी डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने भी ये बात बहुत उम्दा की कि दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ कामयाब जमहूरियतें और सिस्टम्स कामयाब चल रहे हैं, वहाँ पे पब्लिसिटी के हवाले से अदलिया सबसे कमज़ोर होती है, यानी पब्लिसिटी कॉन्शियस नहीं होती। जी डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आई एम ऑडिबल टू यू?
जनाब, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मुझे याद पड़ता है, एक साहब मुझे बता रहे थे, अमेरिका से दोस्त आए, तो वो कहने लगे कि एक एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो कोई साहब जो थे वो एक तरफ सड़क पे खड़े थे, तो ही वॉज इन ट्रबल। तो इतने में खैर उन्होंने वो रेस्क्यू वालों को कहा, वो भी आ रहे थे, तो मैं गुजर रहा था तो मैं रुक गया, तो एक साइड पे मैंने कहा कि जनाब क्या प्रॉब्लम है, तो कहते बातों बातों में मैंने वैसे पूछ लिया कि जी आप कौन हैं, उनका जी आई एम ए सुप्रीम कोर्ट जज। यानी वो कहते हैं मैं उनकी इज्जत व इंकसारी और उनमें वो कोई रोब दाब, कोई तकब्बर जो हमारे यहाँ तो होता है कि एक तो ऐसे जज साहब ही थे, आपको पता है मुझसे ज़्यादा, कि लाहौर जब वो आते थे, मुझे याद पड़ा क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं तो मुझे याद है यहाँ का, तो लाहौर के 9 टाउन हैं, 9 एसपी हैं ऑपरेशंस के, हर टाउन का एसपी अपनी हदूद पे आके खड़ा होता था उनका इस्तकबाल करने के लिए, ये उनका हुक्म था, प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ें तो वाकई ये नेगेटिवली इम्पैक्ट ही करती है ना जी डिसीजन मेकिंग को, फेयर डिसीजन मेकिंग। जनाब, हमारे एक सेशन साहब जिनकी शोहरत थी कि वो बहुत ही ईमानदार है, तो उनकी दोस्ती हो गई एक लॉयर से जो कि सब कहते थे कि जी सारे उसके ऐप देखते थे और खुशामदी कहते थे। अच्छा, तो एक दिन बार का जो रेगुलेशन चला गया उनके पास कि जी आप ने इस बंदे से दोस्ती क्यों रखी है, ये तो बड़ा खुशामदी आदमी है। अच्छा, तो कहते हैं सबको थोड़ा चुप करा के, खुशामद बहुत ही बुरी बात है, जितना बुरा का उतनी बुरी बात है, लेकिन जब ये आदमी करता है मेरी खुशामद मुझे अच्छा लगता है। तो जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो याद पड़ता है कि जब लॉन्ग टाइम अगो जॉइंट हाउस को फिरोज मुशर्रफ जो थे वो एड्रेस कर रहे थे, जी जी, वो है जॉइंट हाउस व्हेन प्रेसिडेंट टॉक्स टू देम। तो उन्होंने जब उनकी तकरीर खत्म हुई तो मेरी बारी आने तक हर बंदा हर चीज कह चुका था जी। तो मैंने तब भी याद कराया दोस्तों को कि सदर साहब आज पूरी कौम को अपने मसाइल की बात बता रहे हैं, हमारे मसाइल की बात बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद सदर साहब ने सही बात नहीं की, पूरी बात नहीं की। हमारा असल मसला जो है नेशनल, वो खुशामद, और जब तक आप खुशामद में उठ जाओगे आप कभी कोई रास कदम नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, और नेचुरली क्यों नहीं मियां साहब, ये बात तो बड़ी उम्दा की डॉक्टर साहब ने कि हम बजाय कि मेरिट की बात करें हम खुशामदों पे आ जाते हैं। हाँ जी, और ये नेक्सस बनाते हैं हम लोग, लेकिन ना ये हम वो पार्टी बाजी, ये कोई किसी से गठजोड़, ये वो बड़ी खूबसूरत बात की वो उन्होंने सेशन जज साहब की कि उन्होंने कहा जी यार जब ये बंदा करता है तो खुशामद मैं आपको बताऊं हर बंदे को, हाँ हर बंदे को मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे अच्छी लगती है, लेकिन इसको स्पेशली जुडिशरी में तो इसको अवॉइड जितना किया जा सके करना चाहिए, क्योंकि ये उसी के जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मतलब जुडिशरी जो सबसे लेस पब्लिसिटी जिसे मिलती है दुनिया में, हाँ जी, वो जुडिशरी है। हमेशा उनके डिसीजन से उनको वो बोलते हैं, उनसे उनकी पब्लिसिटी होती है और वो बाद में होती है। कभी भी आपको पता है कि हमेशा जब डिसीजन दिए जाते हैं उस वक्त कोई ना कोई क्रिटिक्स होता है उनका, किसी ना किसी लिहाज से उन पर तनकीद होती है, और हमेशा जब वक्त गुजर जाता है तो लोग लिखते हैं सुनहरी हरूफ में ये डिसीजन है। सही तो लिहाजा खुशामद तो वो तो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी हल्का अहबाब में हो, हमेशा आपको अच्छे दोस्तों की, कहते हैं ना खुशामदियों से बचें, तो अच्छे दोस्तों की तलाश होती है जो आपको थोड़ा बहुत तनकीद करें कि यार आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। चलें डॉक्टर साहब, मैं देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कौम की ख्वाहिश है ही। लोग कहते हैं जी एक दौर में RTS बिठा दिया गया, फिर डस्के के बाई इलेक्शंस में वो धुंध में चले गए, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, फिर एक दौर आया कि जी वो रिटर्निंग अफसरों पे भी इल्ज़ाम लग गए, हालांकि वो ज़्यादातर जुडिशरी ही से होते हैं। तो ये अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे आज अली ज़फ़र साहब का बयान आया, बड़े काबिल वकील हैं और बड़े काबिल बाप के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो वी विल अगेन गो टू द सुपीरियर कोर्ट्स। तो इसमें कोर्ट्स को हम कब तक इन चीज़ों में लेके चलेंगे? हम इस सिस्टम को क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते, या अपने ट्रस्ट के साथ या कोई अच्छे मशावरत के साथ, कि हम सारा बार बार सुप्रीम कोर्ट को फिर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन में भी
उनको थ्रू लेंगे उनको जनाब? सर मैं एक आधा मिनट लूंगा जरूर सर, 2 मिनट लें। पिछले कॉन्टेक्स्ट में कि एक इलेक्शन में मियां साहब ने ये फैसला किया कि मैंने टिकट तब जारी करने हैं पहले मैं इंटरव्यू करूंगा तमाम कैंडिडेट्स का। अच्छा। तो उस मीटिंग में उस दिन ये बारी थी शेखपुरा की। अच्छा जी। तो हमारे एक दोस्त भी वहां से टिकट लेना चाहते थे और लाइन में बैठे हुए थे। तो एक साहब आए जिन्होंने अच्छा खासा ऊंची आवाज में बोले मियां साहब को, मियां साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं और आपकी मैं बहुत ही तारीफ करता हूं, लेकिन ये जो बात है ना खुशामद की, मैं खुशामद पे लानत भेजता हूं। मैं खुशामदी को ये कहता हूं ऐसी बातें करके, मैं वल्लाह कसम मैं आज ही मक्का मदीना से वापस आ रहा हूं जी। और कल की बात है कि मैं खाना खुदा में बैठा हुआ था, तो वहां पे थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि आपकी मुझे बार बार शक्ल सामने आ रही थी। जब गौर किया तो वो शक्ल जनाब की थी। तो जिस बंदे को की शक्ल जो है वो बारी तरह हर लोगों को दिखाए, हाँ। मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। और साथ ही वो उठ के भागे मियां साहब की जूती उतारने के लिए। अच्छा। कि तो बड़ी मुश्किल से उनके हाथ से जूती ना पहुंची, वरना वो कह रहा था जी मुझे जूतियां मारो टिकट दे दो। अच्छा। तो खुशामद का जो एक्सटेंट हमारी सियासत में है उसका कोई पैरेलल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मियां साहब हम कब तक इतने मेच्योर होंगे कि हम थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। और पर्टिकुलर मैं तो मेरा फिर वो सवाल मैं उसकी तरफ रिवर्ट करूंगा कि आज अली जफर साहब ने कहा है कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो हम फिर रजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ। तो ये अब कब तक ये हम इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का बहाल होगा? इलेक्शन कमीशन तो एक आइनी इदारे के तौर पे वो तो मुंतखब हो गए, वहाँ जो लोग बैठे हैं हुकूमती एक पूरे प्रोसेस के बाद, अब उन पे हमें थोड़ा बहुत तो एतमाद करना पड़ेगा ना, या क्या हो सकता है उसमें? सर मैं समझता हूँ कि जब आप टिकट देते हैं जी तो वहां पूरा एनालिसिस करें कि ताकि कोई बंदा पैसा पेश नहीं करेंगे जिसके मुतल्लक इलेक्शन कमीशन तहकीक शुरू कर दे और उसको कैंसिल कर दे। ठीक। असल बात नहीं है, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूँ कि प्लीज पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पोलिटिकल पार्टीज। कोई सियासी पार्टी है जब टिकट दे तो ये देखे कि हाँ जी इसमें कोई खामी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है और ये टिकट कैंसिल नहीं होगा फॉर रीजंस ऑफ इलेक्टेड एब्सेंस। तो ये अगर आप अगर अपने तौर पर पब्लिकली ये अनाउंस करें और रब इट इन कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको बावजूद आना चाहिए। मैं वैसे लफ्ज़ सवाल करो, मकसद ये है कि हाँ जी इसमें कोई एतराज कोई नहीं। इलेक्ट हो जाए तो he will be putting forward the best man in the party। और इसको अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें 2-4 दिन इस इशू को, तो इट विल बी अ ग्रेट फैक्टर। ये सही है। ये मियां साहब ये बात तो सही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पे असर्ट करें और ये समझें कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज फार एज पॉसिबल इन ऑल अर्नेस्ट यानी इन ऑल सिंसेरिटी हम उन लोगों को लॉन्च करें कि ना सिर्फ ये कि भी जो आया किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने खुशामद कर दी, या कोई किसी नेटवर्क से आ गया या किसी तारफ से आ गया या किसी की डिक्टेशन पे आ गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा थोड़ा तो पार्टीज को असर्ट करना पड़ेगा। एक पार्टी जिसके पीछे 1 करोड़ वोटर होता है या 50 लाख ही सही वोटर हो, तो वो कहीं तो वो रुक के अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करे ना। दुरुस्त आपने बात की कि हमें करना तो ऐसा चाहिए, ये तो आइडियल बात फील होती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी सियासी जमातों में मियाँ साहब बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं। यहाँ देखते हैं इलेक्टेबल, चाहे वो चोर है चाहे वो डाकू है, चाहे उसका पैसा
किसी की छीनी हुई ज़मीन से कमाया हुआ है या किसी और सोर्स से आया हुआ। हमने इलेक्टेबल को लेना है और हमने कोई ऐसी चीज़ जो वैल्यू, जिसे वैल्यू हम कहते हैं, जैसे हम वेस्ट कहते हैं, उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम उस पैरामीटर को हम जांच सुने जो कि डॉक्टर साहब ने अभी कहे हैं कि आप ऐसे लोग लाएं क्लीन एंड नीट, जिनका वैल्यू हो, जिनमें कोई ऐसी कोई चीज़ ना निकले कि कल को इलेक्शन कमीशन को, जो आपने बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, अली ज़फ़र साहब ने जो कहा कि उसके वो तो बेसिकली सर इलेक्शन का फ़ायदा ही तब है जिसको कौम माने। ये ना हो कि कल को आप इलेक्शन करें, यहाँ सारा रोल प्ले हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। एक तो कौम के मानने वाली बात है ना, कौम तो चलो कभी गुमराह होकर गलत बंदे को भी दे देती है, हाँ। लेकिन वो बंदा तो कम से कम अपनी जगह फेयर माइंडेड हो, ये कमिटमेंट हो कि मैंने कुछ करना है। यही तो पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब ने कि आप बंदे ऐसे लाएं, लेकिन हमारे यहाँ बंदे नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ किसी जमात में अगर 25% भी ऐसे लोग आ जाएं तो वो आइडियल जमात हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोस्टली देखा जाता है कि कौन से लोग इलेक्टेबल हैं और किन के पास पैसा है, कौन इलाके में खर्च कर सकते हैं। आपको पता है एक लिमिट कितनी है, एक MNA के हल्के की और एक MPA की हल्के की, और हम खर्च कितना करते हैं, हमारे अखराजात कितने हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी बहुत हमें इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को काम करना है, कौम को संजीदा होना है इस मामले में, और स्पेशली लोगों की आगाही की ज़रूरत है। और वहाँ मीडिया का रोल आ जाएगा कि मीडिया ने लोगों को हाईलाइट करे, ये देखें आपके इलाके कवानीन ये हैं, ये बंदे अच्छे खड़े हुए हैं, इसका माजी ये है, ये बंदा क्लीन है। हर इलाके में एक मीडिया काम कर रहा है, वहाँ वो हाईलाइट करे कि ये बंदा नीट है। हम आप किसी प्रोफेसर को खड़ा कर देना किसी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के को, आपके काम तो आप देख लें उसके वोट कितने, और दूसरी तरफ आप किसी मतलब किसी छीनने वाले को खड़ा कर दें और वो उसके वोटों का कंपैरिजन कर ले। लिहाजा असल बात हमें खुश तो होना है कि हमारे इलेक्शन 8 फरवरी को डिसाइडेड हो गई है यूनानिमसली, सारी कौम भी मुतहद है, वो भी चाह रही है, इलेक्शन मांग रही है। मीडिया ने भी इसको वेलकम कहा, मतलब पहले पुशअप भी किया कि होने चाहिए। अब तीनों सदर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने और अदालत ने इसको एंडोर्स कर दिया, ऑर्डर आ गए। तो लेकिन इन इलेक्शन का हमें फ़ायदा तभी होगा हमारी कौम को अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई अच्छे बंदे आगे लाने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि वो हमारी कौम को थोड़ा सा रिलीफ दें, क्योंकि हमारी कौम बहुत दब गई है। जो इस वक्त हमारी हालत है मुआशी तौर पे, मैं समझता हूँ पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर कौम की हालत कुछ बदलेगी। जी डॉक्टर खालिद रंजा साहब, ये कोई बाय डिज़ाइन तो नहीं इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मिसकंसेप्शन फैलाया जाता कि असेंबलियों में तो लोग आती चोर डाकू हैं? ये ऐसा भी तो नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, और हम लोग तो ये कोई कहीं किसी क्वार्टर से ऐसा ना होता हो जनाब। हम लोग अपने अभी कल्चर की बात कर रहे थे लियाकत साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हमारा कल्चर यही है, लेकिन हम अच्छे आदमी की तारीफ खुद कर दें। जी जी, बादी नजर जो आप ये तारीफ होती है, वो आप कहते हैं फलाना आदमी कैसा है, ओ जी बड़ा जगह बंदा, ये तो झूठ चले है। आपने आज प्रोग्राम को ज़ाफ़रान-ए-ज़ार बना दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी बात है, लेकिन ये एक फिक्रा है जो हर बंदे के मुंह पे होता है जब आप मुझे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में जो तारीफी फिक्रा क्या है जी, सच्चा आदमी है और ताकतवर आदमी है, फिजिकल फोर्सेस में है। तो हमें, मैं समझता हूँ ये चीज लाना चाहिए कि मेरा किरदार डापे आप सच्चाई पे, ना कि किसी और चीज पे, सिर्फ इतना कर दें। और दूसरा बात, जो पार्लियामेंट आए स्टेज पे, उनको चाहिए कि स्कूल जो है उसमें बच्चे को अंग्रेजी आए ना आए, उर्दू आए ना आए, लेकिन उसको बाहर निकलते हुए लोग कहें कि सच्चा बच्चा पैदा हो। हमारा सच्चाई पे 0 रेफरेंस है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और उसको हम चेंज कर दें। फॉर इंस्टेंस
तो मुझे याद पड़ता है, मैं एक स्कूल में गया बरतानिया में चेक करते गया, तो मैंने पूछा टीचर से हमारे बच्चे कैसे हैं, जी तो कहती है जी जो इंडियन बच्चे जो है और पाकिस्तानी वो बड़े ज़हीन है, बड़े लायक है, बट एवर सो स्लाइटली प्रोन टू टेल लाइज। अच्छा उसको ऊपर मिट्टी डाल के तो ये कहा कि बच्चों को झूठ बोलने से पाबंद करो। तो अब जब तक हमारे मुआशरे में, अच्छा मैं तो इतना नवाजी परहेजगार नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी किसी खुतबे में ये नहीं सुना जुमे के जी सच बोला करो। हाँ, सच्चाई पे हमारा कोई रेफरेंस नहीं है, हालांकि सच्चाई जो है ये कलमे से पहले आई थी। सच्चाई तो देखे जी, क्या मुझे सच्चा मानते हो? हाँ ये बात मिलेगा तो फिर अगली बात होने की। लेकिन हमारा तो डॉक्टर साहब आवर दीन, आवर रिलीजन इज स्टैंडिंग ऑन द एडिफिस ऑफ ट्रूथ। ये तो उसके बारे में कहा ही जाता है कि यूनिवर्सल जो रियलिटीज हैं उसके ऊपर मबनी है। अगर उसी रियलिटीज को हम डिनाई कर रहे हैं अपने कंडक्ट के साथ, तो हम तो दीन के साथ भी फिर इनहराफ कर रहे हैं दीन के। वो सर है ना जी, हम तो अपनी तारीफ करते हैं जी, हमारा जो मजहब है ये सच्चाई सिखाता है और ये सही किसी जो तनाज़ात का हल है वो बताता है आपको। सही बात है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जस्टिस एंड ट्रूथ आर टू फैक्टर्स, इनको किसी तरीके से रब इन करे इनटू स्कूल सिस्टम। वाह वाह। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं जो मीडियम ऑफ एजुकेशन में नहीं जाता। हम सब स्कूल ना जाते हो, मस्जिद में जाते हैं। हाँ, तो महीना 2-6 बार साल बाहर खाते हैं हाफिज साहब से। सो मीनिंग देर भाई अलफ में पढ़ते हुए भी तो हमारा एक्सपोजर हो जाता है उस सेक्टर से जहां ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। तो गवर्नमेंट शुड टेक अपॉन इटसेल्फ ठीक, एट एवरी स्टेज वी मस्ट प्रमोट मोर ट्रूथ देन मार्क्स। बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल दुरुस्त जस्टिस फरमाया। एंड ट्रूथ, हाँ जी, दो चीजें ये दोनों चीजें कि अगर ये दोनों एक एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दूसरा भी बेमकसद है। अगर ट्रूथ नहीं कर रहा। बिल्कुल दुरुस्त है मियाँ साहब। इसको हम जो रांझा साहब ने कहा, ये हम इस स्टेज पे अगर आप कहें ना कि मेरी ज़ात में ये चीज़ें शामिल हो जाएं, हाँ, वो नामुमकिन है। ठीक है, मैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली तो कर सकता हूँ अपनी ज़ात में, लेकिन ये इट इज़ जैसे उन्होंने कहा कि स्कूल में जाएं, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, ये स्कूल लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका थिंक टैंक हो, ये स्कूल लेवल की हमारी नेशन बिल्डिंग हो, कि स्कूल लेवल से ये ट्रेनिंग हो, जैसे कि जापान में या कनाडा में, बरतानिया में ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। पहले 5 साल जो बच्चा जाता है तो ट्रेनिंग यही दी जाती है कि उसने सड़क पे लेफ़्ट पे चलना है, राइट पे चलना है, अगर कोई गाड़ी आती तो क्या करना है। हाँ, ये ट्रेनिंग वहाँ सच्चाई। जापान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे जोर दिया जाता है वो यही है, सच्चाई। हाँ, आपने सच बोलना है, जो फैक्ट बताने हैं, और ट्रैफिक कवानीन सिखाए जाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जो इन्होंने जस्टिस एंड ट्रूथ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि मतलब जब तक आप सच्चाई जो है वो तो यूनिवर्सल, किसी भी मुआशरा हो, कोई महज़ब मुआशरा हो, कोई मज़हब हो, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं को कहता कि झूठ बोल के आप प्रमोट हो सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं। मियां साहब, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। डॉक्टर साहब, वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ डिस्कशन नाउ। इसमें डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा हमें भी बाहर जाने के जब इत्तेफाक होता है तो हमसे वो बात का बड़ी सादगी से, वैसे होता तो बड़ा सरकास्टिक वो सवाल है, कहते हैं यार कि वी आर फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू टेक सो मच पेन्स इन टेलिंग अ लाई। यानी कि इसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है लाई बनाने में, कंट्राइव करने में। जी सर, मैं जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे जो अदारे हैं जी, एक अदारा जो आप जिसकी हम तारीफ करते हैं वो फौज है जी जी, इसलिए कि जो काकूल एकेडमी है इसका और मुतबादल कोई अदारा नहीं है। और काकूल एकेडमी में एक ही लफ्ज लिखा होता है दीवार के ऊपर, डोंट गेट कॉट। फड़े जाओ तो बन जाओ, ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो एशियन कॉलेज में वहां पे बच्चों को ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि तुमने सही में सच्चाई बोली। जो पब्लिक स्कूल बरतानिया में है
उनमें टोटल एम्फोसिस जो है वो सच्चाई पे है एंड नथिंग एल्स। हाँ तो असल में जो है ना, जब अभी हम तो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने जोर देना है प्राइमरी तालीम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर। आज भी बड़ा यही आपस में इख्तलाफात हैं और व्यूज एक नहीं। हाँ और लास्ट सेंटेंस सर। अच्छा डॉक्टर साहब, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। और जनाब मियां लियाकत साहब बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, आपने दो हमारे सीनियर लॉयर्स की बातचीत सुनी। इसमें जो इसका क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है वो है कि जस्टिस एंड ट्रूथ, बोथ ऑफ देम मस्ट प्रिवेल, अदरवाइज जस्टिस ट्रूथ के बगैर बिल्कुल बेमकसद है और ट्रूथ विदाउट जस्टिस बेमकसद है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।